बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तरफ ऑडियो लीक्स और दूसरी तरफ मेरे हाथ में एक ख़त है गिलानी साहब की नवासी का, जिनके वालिद साहब को इंडिया ने जेल में डाला। उनका इल्म ही नहीं है कि उनको कहाँ पे रखा है, वो किस हालत में हैं। और उनकी नवासी गिलानी साहब की, वो इस ख़त में कह रही है कि मेरे वालिद साहब से न मिलने दिया जा रहा है, न उनकी हालत का हमें बताया जा रहा है। उनका कसूर क्या है? उनका कसूर ये है कि उनका नारा था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और गिलानी साहब को सब जानते हैं कि उनकी पूरी ज़िंदगी इस जदोजहद में रही। उनकी जब आवाज़ गूंजती थी कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान से अपना रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो एक तरफ गिलानी साहब के दामाद को जेल में रख के इंडिया वाले ऐसे सलूक उनके साथ कर रहे हैं कि उनके ख़ानदान तक को इल्म नहीं। और दूसरी तरफ जो ऑडियो लीक्स है उसमें आप एक कन्विक्टेड जो मुजरिमा है पाकिस्तान की, वो अपने दामाद के हवाले से, उनके कारोबार के हवाले से, इंडिया के साथ ज़ाती कारोबार के हवाले से क्या गुफ्तगू कर रही है। इस पे बात करने से पहले दो तीन चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ। पहली चीज़ ये कि ये 100 घंटों से ज़्यादा की ऑडियो लीक्स की बात हो रही है। अब यहाँ पे खदशात पूरी पाकिस्तानी कौम के दुरुस्त है, वो ये कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, चाहे वहाँ पे इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म क्यों ना बैठा हो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑफिस है। वहाँ पे आपकी सिक्योरिटी के इदारों की, वहाँ पे मुल्क की सिक्योरिटी के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होती है। तो ये जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हुआ है, ये कहाँ से हुआ, किस तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बक किया गया, किसके क्या मफादात थे और ये चीज़ आगे किस तरफ लेके जा रही, ये इंतहाई कंसर्न का बाइस है इस वक्त पूरे पाकिस्तानी कौम को। दूसरी चीज़, जो मुल्क का इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म इस वक्त बैठा हुआ है, किसी को इसके ऊपर खदशा इसलिए नहीं था, सबको पता था कि जो करप्ट है, चोर है, डाकू है, इनके ऊपर जब आप पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करेंगे तो उनकी तरजीह खुद अपने केसेस माफ़ कराना, NRO 2 जो आपके सामने आया, और दूसरा अपने ताल्लुकात और अपने करप्शन का सिलसिला जारी रखना, अपने ज़ाती कारोबार को वुसअत देना, तो वो भी इससे वाज़े है। यहाँ पे मैं एक एक करके चंद चीज़ों का यहाँ पे आपके सामने तज्जिया पेश करता हूँ और कुछ सवाल उठाता हूँ। पहला सवाल तो ये है इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, उसके किरदार के हवाले से बहुत बड़ा सवालिया निशान तो पहले था कि किस तरह वो नून लीग की बी टीम का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये भी साबित हुआ कि 5 तारीख का जिक्र है और फिर 5 तारीख को इलेक्शन कमिश्नर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 इस्तीफे मंजूर किए गए थे, उनके ऊपर इंतखाबात का ऐलान भी कर लेता है। यहाँ से एक और चीज़ भी वाज़ेह हुई कि जो स्पीकर नेशनल असम्बली है वो डिक्टेशन ले रहा है। लंदन में फफरूर इश्तिहारी भगोड़ा जो बैठा हुआ है उससे डिक्टेशन ले रहा है। उनके वज़रा आके मफरूर इश्तिहारी के कहने पे उनको बता रहे कि कितने इस्तीफे आपने कबूल करने हैं, किसके इस्तीफे कबूल करने हैं, इसका तरीक़ाकार क्या होगा, ये स्पीकर को बता रहे और स्पीकर मनोअन उसके ऊपर अमल करता जाता है। लिहाजा स्पीकर नेशनल असम्बली और स्पीकर हाउस को भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया और उम्मीद है कि जो हमारे मुअज़्ज़ज़ अदलिया है इसको ज़रूर देखेंगे, क्योंकि कासिम सूरी ने जब तमाम इस्तीफे कबूल कर लिए थे तो इसके ऊपर बदनीयती का सवाल उठा था, लेकिन यहाँ पे तो वो चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो गई। फिर उसी गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह बात करता है 5 तारीख की, और 5 तारीख को ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल भी जारी कर देता है। लिहाजा नून लीग और इलेक्शन कमिश्नर का गठजोड़ भी इससे वाज़ेह हो गया। फिर एक और सवाल यहाँ पे जन्म लेता है और मैं ये मुतालबा करता हूँ कि शहबाज शरीफ और इसमें जितने भी किरदार हैं उनको फौरी तौर पे ECL में डाला जाए, क्योंकि न सिर्फ और सिर्फ करप्शन का तो हमें पता था, मुल्क के ऊपर ये डाका डालते हैं पता था, लेकिन यहाँ पे जो एक एक जो गुफ्तगू का हिस्सा है मैं आपके सामने रखूंगा, उससे अपने हल्फ की भी वायलेशन की गई है, हल्फ की पासदारी नहीं की गई, उनके ऊपर इल्ज़ाम लाजिम था और वो अंडर ओथ है। लेकिन उसके बावजूद क्या होता है कि एक कन्विक्टेड मुलजिमा SPM को मैसेज करती है, SPM वज़ीर आज़म को बता रहा है कि जो मरियम ने काम का कहा गया है तो प्राइम मिनिस्टर साहब आप वो काम मत कीजिएगा। अच्छा, वो कौन सा काम है? वो इंडिया से मशीनरी शुगर मिल के लिए, अपने दामाद के शुगर मिल के लिए मंगवानी है, जिसपे इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहता है कि हाँ हमारा सन इन लॉ है। तो और क्या वो वही है जो आधी मशीनरी आ चुकी है?
आधी मशीनरी आ चुकी है, बहुत बड़ा सवाल। और दूसरा कि इंडिया के साथ 5 अगस्त के इक़दाम के बाद जो मोदी ने कश्मीर का स्टेटस चेंज किया, हमने ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे। मुझे याद है कि मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन की हैसियत से बहुत ज़्यादा मीटिंग हुई थी, मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाता, लेकिन ये हमारे बड़े फोरम जो पाकिस्तान के हैं, मुश्तरका तौर पे ये डिसीजन था, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का था, ये हमारे कश्मीर कास का फैसला था, क्योंकि जो ट्रेड ज़मीन से होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आती है। लिहाजा इन फैसलों में हमने खुद अपनी आंखों से देखा, इसको पता भी है वज़ीर आज़म को कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात ख़त्म, ट्रेड नहीं हो सकता, लेकिन वो रास्ता निकालने की तजवीज़ देते हैं। फिर एसपीएम कहता है कि ये हमारे गले पड़ जाएगा, तो प्राइम मिनिस्टर इतनी बेशर्मी से कह रहा है, इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर, कि ये तो ऑप्टिक्स गलत जाएंगे। भाई ऑप्टिक्स की बात नहीं है, कश्मीर कास की बात है, नेशनल सिक्योरिटी की बात है। दूसरी एक और चीज गलत काम, और एक तो नेशनल सिक्योरिटी की अपने जो हल्फ इसने लिया है वो गलत किया, दूसरा अपने जो डायरेक्ट फैमिली है, इमीडिएट फैमिली, उनको फायदा पहुंचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इस्तेमाल करके डिक्टेशन भी दी जा रही है और डायरेक्शन भी दी जा रही है। फिर दूसरी चीज उसमें कही जाती है कि वो जो इत्तेहाद जो हाउसिंग सोसाइटी है, पूछता है कि वो कौन सी सोसाइटी है, वो क्या है। कहा जाता है कि वो इन्हीं खानदान की, मरियम के दामाद की हाउसिंग सोसाइटी है, वहां पे रजिस्ट्रेशन लगाना है वो। और एसपीएम कहता है कि ये तो हो जाएगा, ये तो हो सकता है। तो इसका मतलब कि, और प्राइम मिनिस्टर क्या कहता है इंपोर्टेड, वो कहता है कि फिर इसको कौमी रंग दिया जाए। मतलब ये कि पाकिस्तानी कौम का पैसा एक खानदान के लिए, उनके सोसाइटी के लिए ग्रे स्टेशन का कयाम दिया जाए, और उसमें कहा जाता है कि इसको कौमी रंग दिया जाए। इस कुर्सी का गलत इस्तेमाल किया गया, हल्फ की वायलेशन की गई, अपने खानदान को फायदा पहुंचाया गया। और एसपीएम कहता है कि सर ये तो हो जाएगा। फिर रास्ता भी निकालता है वो बाबू, वो बताता है कि सार्डर जब आ जाएगा तो इंडिया वाला जो मामला है, क्योंकि इंडिया से तो हमारी ट्रेड है नहीं, समरी आएगी ईसीसी, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनकी साहबजादी, इमीडिएट फैमिली, इनका जिक्र आएगा। इसाकडार रास्ता निकाल लेता है, और इसाकडार माजी में भी कर चुका है। बिल्कुल हमें पता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग का मरकजी किरदार था, वो एफिडेविट दे चुका है, वो आज भी मफूर और इश्तिहारी था। और फिर आप सुनते हैं कि किस तरह इसाक डार को वापस लाने की बात होती है, इसाक डार के केसेस मुआफ कराने की बात होती है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा ये बात होती है, उसको वजीर खजाना बनाया जा रहा है वो ये बात होती है, वो पाकिस्तान आ रहा है, इसके लिए माहौल बनाया जाता है, किस मकसद के लिए आ रहा है, खानदान को क्या क्या फायदा पहुंचाएगा, वो भी इसमें वाज़े तौर पर चीजें सामने आ जाती है। अब एक और चीज यहां पे वाजी हो गई कि अब्दुल बासित साहब का आपको याद होगा, जो पाकिस्तान के इंडिया में हाई कमिश्नर थे, उन्होंने पहले ही बताया था कि शरीफ खानदान के बच्चे, जब मैं वहां पे हाई कमिश्नर था तो मुझे तकरीबन हर हफ्ते हर महीने फोन आते थे कि फ्ला इंडियन को वीजा दे दो, फ्ला इंडियन को वीजा दे दो, क्योंकि उनके कारोबारी ताल्लुकात थे और अपनी शुगर मिलों में जो इंडियन काम करते थे उनको लाया जाता था, वो चीजें होती थी। वो पहले ये चीजें बता चुका है, लेकिन हमने पाकिस्तान के ऊपर इन चोरों और डाकुओं मुसल्लत किया गया। कश्मीरी आज हमसे सवाल करते होंगे कि हम तो नारा लगाते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान से अपना रिश्ता किया, ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जब हम दफनाया जाता है तो सब हिलाली परचम में दफनाया जाता है, लेकिन आप यहाँ पे अपने कारोबार, अपने खानदान को फायदा पहुंचाने के लिए, सज्जन जंदाल को आपका याद होगा बगैर वीजा के पाकिस्तान आना। फिर आपको याद होगा कि यही जो मरियम की साहबजादी की शादी पे जिसके कारोबार की, जिस दामाद के लिए बात हो रही है कि इंडिया से मशीनरी मंगवाया जाए, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कायम किया जाए, इसमें मोदी ने खुसूसी तौर पे शिरकत भी की थी, फिर तोहफे तहाइफ भी एक्सचेंज हुए थे, वो भी आपको याद होगा। यहाँ पे इसकी हम मजीद भी तर्जिया करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ इसमें कारोबारी ताल्लुकात, करप्शन, सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करना, कुर्सी का अपने खानदान के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल करना, हल्फ की वायलेशन करना, इलेक्शन कमिश्नर का किरदार, फिर स्पीकर हाउस का किरदार, स्पीकर ऑफिस का किरदार, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का किरदार, ये सारे तो एक्सपोज हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि किस तरह इतनी बड़ी चीज पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी के मामलात है, बड़ा हसास मामला है, ये किस तरह हुआ, किसने किया, किस मकसद के लिए किया, या आने वाले दिनों में पता चलेगा। और बाकी जो ऑडियोज है इसके ऊपर तजिया मैं बाद में आपको इंशाल्लाह पेश कर दूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।